सॉरी 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 सॉरी, ठीक हो गया ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें आप शुरू होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा है पहले इससे कि ऑर्थोपीडिक का जो मेरा चैप्टर था, ऑर्थोपीडिक सर्जरी फ्रॉम वहाब डोगर, उसका मेरे एक पीडीएफ फाइल है, वो मैंने पहले ग्रुप में भी शेयर की थी, मैं दोबारा रिवीजन वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वो आप 15 मिनट में ना आपकी पूरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी उसमें रिवाइज हो जाएगी मैक्सिमम। और इंशाल्लाह कोई पॉइंट मिस भी नहीं हो रहा होगा। मतलब वो इतना अच्छी समरी उसकी मैंने बनाई थी, मैं सारे चैप्टर्स की बना नहीं सका, मेरी बुक के ऊपर सारे पॉइंट्स ऐसे ही लिखे हुए हैं कि वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, थोरेसिक पार्ट जो है ईसोफेगस की, अभी हम ब्लड सप्लाई देख रहे हैं। तो सर्वाइकल पोर्शन को जाती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। थोरेसिक पार्ट जो होता है, ठीक है, इसको कहाँ से जाती है? डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा इसका पोर्शन होता है एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट को कहाँ से मिलती है सप्लाई? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई पे सवाल आ सकता होता है। ठीक है। टोटल लेंथ क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है ईसोफेगस की। ठीक है। और एक कंडुएट है जो फूड को रास्ता देता है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। ठीक है, लेयर्स का भी आपको पता होगा इसकी। ठीक है। उसके अलावा प्लमर विंसन सिंड्रोम, इसका ट्राइड क्या होता है? डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्लस ईसोफेजियल वेब्स। ठीक है। ये इसकी एक डिजीज है। ठीक है। उसके अलावा फिर आपका आ जाता है गर्ड वगैरह इसमें। ठीक है। तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा की बात है। तो अपर टू थर्ड में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉमन है, और ये यूजली ड्यू टू स्मोकिंग के साथ इसकी एसोसिएशन है। ठीक है। और लोअर वन थर्ड में आपका एडिनो कार्सिनोमा। आपकी इसोफेजियल की तमाम तर लाइनिंग जो होती है वो स्क्वेमस सेल एपिथेलियम की होती है, लेकिन ठीक है, आपका चेंज हो जाता है लोअर। अब ये इसको इसी तरह याद रखेंगे, ये आपका है। तो एसिड आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एक्सपोज कौन सा है? लोअर पोर्शन। तो ये चेंज होगी कलमनर में। ठीक है। जब तक बात बैरेटिक इसोफेगस तक रहेगी, ठीक है, तब तक रिवर्सेबल है। आप रिस्क फैक्टर हटा दें, वापस अपनी एपिथेलियम नॉर्मल पे चली जाएगी। लेकिन अगर वो फर्दर एक्सटेंड करती है तो फिर एडिनोकार्सिनोमा और डिस्प्लेजिया और वो सारा, तो फिर वो रिवर्सेबल नहीं होती, फिर वो कार्सिनोमा डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पे बोर हाफ सिंड्रोम होता है। ठीक है। ये क्या होता है? फोर्सफुल वॉमिटिंग के साथ परफोरेशन होती है इसोफेगस की। और क्या होता है? पेरिटोनाइटिस भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। इसके साथ क्या कह रहे हैं? सबक्यूटेनियस एम्फिज्मा, हाँ मैं क्या ट्राई, ठीक है। गुड हुरैरा, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। अच्छा जी, अब वीनस ड्रेनेज कैसे आती है, क्योंकि ये एनाटमी का भी सवाल बन सकता है। और आपका एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस से आपकी जाती है सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, वहां से जाएगी पोर्टल वेन,
ठीक है। ये जो आपका प्रोसेस है ना वेरिसेस बनने का भी, ठीक है, ये उसको मैं मेनली आपको बता रहा हूँ कि एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द जो ईसोफेगस होता है उसकी सप्लाई होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इसका कनेक्शन होता है पोर्टल वेन के साथ। ठीक है। तो इसका कनेक्शन जब पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा, मिसाल के तौर पे, तो पीछे इधर भी, ठीक है, तो वो प्रेशर फिर ईसोफेगस में आता है तो वेरिसेस बनती हैं। ठीक है। तो लिवर में जाएगा, हेपेटिक वेन। ठीक है। लिवर से ब्लड को लेके कहाँ जाती है, आईवीसी में, और आईवीसी से वो जाता है राइट एट्रियम में। तो ये साइकिल होता है जो कि आपका वेरिसेस बनाने में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस कौन सा होता है? दैट इज एडिनो और या स्क्वेमस? स्क्वेमस, शाबाश। ठीक है, तो इट इज स्क्वेमस। आपका एकलेजिया क्या है? प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, रीगर्जिटेशन, ठीक है, और बर्ड बीक साइन, बेरियम स्वेलो पे, इंक्रीज लोअर स्फिंक्टर टोन। ठीक है। ये सारा होता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग एकलेजिया कैन आल्सो लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मैकेनिज्म ये है कि फूड जब रुकेगा ज्यादा, तो जब ज्यादा रुकेगा तो क्या होगा, स्टेसिस होता है, और स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन होती है, और क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द ईसोफेगस कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये एक मैकेनिज्म है जो कि बताया जाता है कि इट मे बी द कॉज। ठीक है। अच्छा जी, ईसोफेगस की आपने लाजमी करनी है अच्छे से टीएनएम स्टेजेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? हाँ, टीएनएम आपने किस किस की करनी है, मैं बता देता हूँ। टीएनएम आपको जो अच्छी आनी चाहिए, वो इसोफेजियल सीए की आनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए गैस्ट्रिक सीए की, वो आपको आनी चाहिए कॉलन सीए की, और वो आपको आनी चाहिए यूरिनरी ब्लैडर की। ये चार पूरे बॉडी में से आपने लाजमी करके जानी है। ठीक है। मतलब बाकी भी कर लें तो अच्छी बात है, जो जो हो सकती है, लेकिन ये चार तो लाजमी करें। दीज आर दी वेरी कॉमनली टेस्टेड जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब स्टमक की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है? स्टमक सीए दैट गोज टू ओवरीज। ठीक है, दैट इज क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह, हाँ जी, यस, जीए कार्सिनोमा टू, गुड। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपसे पूछा जा सकता है, गैस्ट्राइटिस। दो टाइप्स होती हैं। टाइप ए जो है दैट इज ए से ऑटो इम्यून, और टाइप बी जो है दैट इज एच पायलरी एसोसिएटेड। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो हाइटल हर्निया है उसका रिपेयर कैसे करते हैं?
सिर्फ सर्जरी का नाम आना चाहिए बस, डिटेल्स नहीं चाहिए। अच्छा जी। हाँ, फंडोप्लिकेशन भी है, मैश रिपेयर भी है, बट मैश जो है वो फंडोप्लिकेशन के साथ होता है, प्लस फंडोप्लिकेशन प्लस मैश फॉर द री, खाली मैश रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है। प्रोसीजर का नाम मतलब पता होना चाहिए आपको, फंडोप्लिकेशन में। और एकलेजिया को ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हैं? मायोटमी, ठीक है। हेलर मायोटमी करते हैं। ठीक है। यस, हेलर मायोटमी। ये एकलेजिया का हो गया, हाइटल हर्निया का हो गया, ठीक है। ये इतनी छोटी छोटी, ये जो सर्जरी सर्जरी से रिलेटेड, जाहिर बात है सर्जरी के पॉइंट्स आपको इस तरह के पता होने चाहिए कि कोई छोटा मोटा अगर उसका प्रोसीजर हो रहा है, उसका भी आपको पता हो। अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम फिर एक इम्पॉर्टेंट है, जब आपकी कोई ना कोई आपका पोर्शन काट दिया जाता है इंटेस्टाइन्स वगैरह का, और ठीक है, स्टमक का, डूडेनम, इस तरह की चीज सिनेरियोज में। तो अर्ली डंपिंग में आपके क्या होता है? हाइपोवोलीमिया। लेट डंपिंग में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सेपरेटली मेंशन्ड भी हैं आपकी वहाब डोगर में। दीज आर टू करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। अर्ली डंपिंग में आपका हाइपोवोलीमिया होता है, और लेट डंपिंग में आपको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। ठीक है। और डंपिंग सिंड्रोम में किस चीज का रोल है एज ए ट्रीटमेंट? ऑक्ट्रियोटाइड्स। ठीक है। अगर डंपिंग सिंड्रोम में वो सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट पूछ ले इस किस्म का, ठीक है। अच्छा, अल्सर रिलेटेड डेथ में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अगर अल्सर से डेथ होगी तो वो ब्लीडिंग की वजह से होगी। ठीक है। ये याद रखिएगा। हाँ जी, जब भी अल्सर से डेथ होगी तो वो ब्लीडिंग की वजह से होगी। परफोरेटेड अल्सर को कैसे ट्रीट करते हैं? मिसाल के तौर पे डूडेनल है। अरे बच्चे, पीपीआई नहीं देंगे, पीपीआई तो वैसे देंगे ना, परफोरेट हो गया है, अब क्या करना है? यस, मेंटल पैच। वेल डन। मेंटल पैच लगाएंगे आप। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई सवाल आ ही जाएगा, क्योंकि यही चीजें हैं, यही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। अगर परफोरेट ना हो तो, हाँ, परफोरेट ना हो तो फिर तो डेफिनेटली है। आपने अल्सर का कॉज देखना है ना, एनसेड की वजह से है तो आप, जाहिर बात है, सिर्फ पीपीआई से भी काम चल जाएगा और एनसेड को हटाओगे। अगर एच पाइलोरी की वजह से है तो उसको ट्रीट करोगे आप। ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल होता है कि बाइल साल्ट्स, बाइल किस चीज पे कंप्राइज्ड होता है? ठीक है, तो बाइल में जो मेजर कंपोनेंट आपका है, बाइल साल्ट्स हैं, वाटर है। सबसे ज्यादा वाटर होता है कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट वाइज। सॉलिड कंपोनेंट बाइल साल्ट्स। ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल। मेजर सॉलिड कंपोनेंट बाइल साल्ट्स, मेजर ओवरऑल कंपोनेंट वाटर। ठीक है।
प्लस बिलीरुबिन। फॉस्फोलिपिड्स भी। ये आपकी बाइल की कॉम्पोजिशन है। परफोरेशन में हाँ जी, बिल्कुल वो ठीक है आपकी बात, के परफोरेशन में अगर वक्ती तौर पे आपने कंट्रोल करनी है तो आप पीपीआई देंगे। लेकिन अल्टीमेटली डेफिनेटिव हल आपका रिपेयर ही है, ऑपरेट करना ही पड़ेगा। उसको अल्सर को ऐसे ही ब्लीड होते रहने देंगे तो वो ब्लीड होता रहेगा। ठीक है। एम्पुला ऑफ वाटर कहाँ होता है? सेकंड पार्ट ऑफ डूडेनम में। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? कॉमन बाइल डक्ट जो है आपकी, कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी, वो खुलती है इसमें, ठीक है, ओपन होती है। और यूजली ये जो आपके कैंसर्स हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर और ये इसी के लिए साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। लिवर का ट्यूमर जब भी होगा, ट्राईफेजिक सीटी स्कैन कराना है, ठीक है। ट्राईफेजिक सीटी स्कैन, ठीक है। अच्छा जी, ये मोटे मोटे पॉइंट इसके हो गए हैं। उसके अलावा आपका अमीबिक लिवर एब्सेस और ये वो हमने उसमें कर लिया था, ठीक है। कल किया था हमने मेडिसिन के पोर्शन में, ठीक है। अच्छा, एक कोलोसिस्टिक आपका होता है कि एक हैवी मील लिया उसने, ठीक है, फैटी मील लिया या चावल खाए, फैटी मील या राइस, ठीक है। अब उसको पेन शुरू हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, तो वाई। देखें, जिस गाल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे ना, वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड भी होगा, चांस होता है, ठीक है। हाँ। तो आपका सीसी के क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है जीबी की। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो पेन बढ़ेगा। दैट इज वाई फैटी मील या राइस वगैरह लेने के बाद लोगों को, गाल ब्लैडर स्टोन्स के जो पेशेंट होते हैं उनको पेन होता है। तो अगर वैसे भी किसी को राइस वगैरह लेने के बाद हो रहा है पेन, तो आप नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस में भी जरूर उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, देखें कि जीबी में स्टोन्स तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, क्रॉनिक, क्रॉनिक जीबी स्टोन्स, रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन? ये टोटल हम क्लिनिकल पॉइंट्स ही कर रहे हैं जो एमसीक्यूज के लिए। तो ये कोली एंटेरिक फिस्टुला बन सकता है, ठीक है। जीबी, गाल ब्लैडर और इंटेस्टाइन का कनेक्शन बन जाएगा। जाहिर बात है, ये स्टोन पड़ा है, यहाँ से निकलेगा जिस जगह से ये इधर कर दिया इसने। अब ये यहाँ पे तो ओपनिंग हो गई। अब ये ओपनिंग बाद में आपकी कहीं भी डूडेनम के साथ, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो सकती है आपस में, ठीक है। तो दीज आर वेरी सर acute pancreatitis and chronic differentiate। बच्चे एमाइलेज पे डिफरेंशिएट होता है ना, मेजर तो एमाइलेज है आपका। दूसरा क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में आपके कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी आपको सीटी स्कैन पे। एक्यूट में खाली नेक्रोसिस बताएगा। कसाई प्रोसीजर किस लिए होता है? बकरा ईद भी आ रही है।
एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एट्रीजिया। बस इतना याद रखें। ठीक है। सिर्फ आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बहुत सारे प्रोसीजर का पता होगा। सिर्फ जस्ट आपको उस प्रोसीजर का नाम और वो किस क्या इंडिकेशन है, बस इतनी बात पता हो तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। कॉकर इंसिजन। ओपन कोली में देते हैं। ठीक है। ओपन कोली में आप देते हैं कॉकर इंसिजन। रेनॉल्ड पेंटार्ड का तो पता लग चुका होगा अब तक, है ना? बहुत डिस्कस भी हो गए। अच्छा जी। कोलेंजाइटिस में क्या देते हैं आप? एंटीबायोटिक कौन सी है? विच एंटीबायोटिक? यूजली आप सेफलोस्पोरिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और कोलेंजाइटिस में जब रेनॉल्ड पेंटार्ड डेवलप हो जाएगा तो याद रखिएगा इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अच्छा जी। एमाइलेज आपका ना, एमाइलेज कब कब बढ़ेगा? एमाइलेज आपका वैसे भी आता है सैलिवरी ग्लैंड से भी। एमाइलेज आपका फोरगट पैथोलॉजी में भी बढ़ेगा। कोई परफोरेशन हो गई है, कुछ हो गया है। और एमाइलेज आपका पैंक्रियाटाइटिस में तो बढ़ता ही है। ठीक है। सो एमाइलेज आपका जो है, दैट इज वाई इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है। अच्छा जी। अब ड्रग्स कॉजिंग पैंक्रियाटाइटिस कौन कौन सी हैं? स्टीरॉइड्स करा आपके आजकल ये जो वेट वाली आ गई हैं वो, सीमाग्लूटाइड वगैरह, उनका भी नाम नोट कर लें, हो सकता है लेटेस्ट में से वो कोई एमसीक्यू बना दे। एजाथायोप्रीन। ईस्ट्रोजन थायजाइड्स। हाँ जी, वेलप्रोइक एसिड भी है। और एड्स वाली कोई, विच HIV ड्रग कैन कॉज दिस? तो डाइडेनोसिन। क्योंकि एड्स आपके टॉपिक में है। ठीक है। आपका जो टॉपिक है आपके सारे उसमें एड्स का भी एक आधा सवाल जरूर आता होता है। तो दैट इज वाई डाइडेनोसिन, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। पैंक्रियाटाइटिस के आपके, अगर तो अम्बलाइकस के इर्द गिर्द है तो कोलन साइन। ठीक है। ग्रेश डिस्कलरेशन है को अम्बलाइकस के इर्द गिर्द, तो यूसी जैसे याद नहीं होता अल्सरेटिव कोलाइटिस से, तो यूसी। ठीक है। कोलन। और अगर फ्लैंक एरिया में ब्रूजेस पर्पलिश कुछ इस तरह का, तो ग्रे टर्नर। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। पैंक्रियाटाइटिस में एक तो आपका, आपको पता है उसका मार्कर जो है, ठीक है, कॉमनली जो यूज होता है। दूसरा कौन सा मार्कर है? एमाइलेज वगैरह के अलावा। अच्छा। अगर आपने सूडोसिस्ट है,
उसको आपने एस्पायर किया उसका फ्लूइड। एमाइलेज अगर रेज्ड है सूडोसिस्ट में, तो क्या मतलब है कि सूडोसिस्ट ही है। लेकिन अगर CEA रेज्ड है तो क्या मतलब है, म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं वो। ठीक है, हाँ लो रहेगा। और अगर हाई होता है मतलब CEA आपको मिलता है उसमें, तो दैट मीन्स के नियोप्लाज्म है। ठीक है, सूडोसिस्ट में अगर कोई चीज अगर आपको ज्यादा मिल सकती है तो दैट इज अमाइलेज। लेकिन अगर आपको CEA, ठीक है, मिलता है ज्यादा, तो दैट मीन्स म्यूसिनस नियोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको थोड़े से रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए पैंक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा वगैरह के। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है पैंक्रियाज में? पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा। ठीक है, पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और फिर वो चीजें हैं, वो जरा हम अभी डेफिनेटली वो मेडिसिन का आपका है पार्ट। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका सर्जरी के एस्पेक्ट से ही कवर करेंगे अभी। तो दैट इज मेजर जो है आपका अपेंडिक्स। अगर आपके पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन है, ठीक है, पेन बेहतर हुआ है, इम्प्रूव्ड, और देन एग्जेजरेट हो गई है दोबारा से, दैट मीन्स दैट नाउ परफोरेशन हैज अकर्ड। ठीक है, अपेंडिक्स की परफोरेशन। अपेंडिक्स का टिश्यू बहुत फ्राइबल होता है, दैट इज वाई अपेंडिसाइटिस जब सस्पेक्ट किया जाता है तो फौरन उसको ऑपरेट करने की बात की जाती है कि इट शुड बी, क्योंकि अगर परफोरेशन हो जाए तो इट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस, और वो फिर लंबा ही खाता है, लेप्रोटमी वगैरह होती है उसके लिए। ठीक है। अच्छा जी, एक और अब जनरल जरा कर लेते हैं कुछ और। ठीक है, बैग ऑफ वर्म्स इंटेस्टिस, ये इसी तरह सवाल आएगा। वेरिकोसील। ठीक है। अच्छा, आप ट्रांस इल्यूमिनेशन पे बात करते हैं, तो हाइड्रोसील होती है आपकी, दैट इज ट्रांस इल्यूमिनेटेबल। ठीक है। और जो आपका हर्निया होता है, दैट इज नॉन ट्रांस इल्यूमिनेबल। तो ये आपसे पूछा जाता है, अगर इस तरह की कोई हिंट हो तो समझ जाइएगा। और अगर और अगर अभी हमने टेस्टिकुलर बैग ऑफ वर्म्स और स्वेलिंग की बात की, अगर यही स्वेलिंग पेनफुल स्वेलिंग हो तो फिर क्या होगा? टॉर्शन सस्पेक्ट करेंगे आप। यस, शाबाश, टॉर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इनको आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है। अगर मिड लाइन स्वेलिंग आपकी सिर्फ स्वेलिंग पे मूव करती है तो दैट इज थायराइड। और अगर मिड लाइन स्वेलिंग आपकी नेक में स्वेलिंग प्लस टंग प्रोट्रूजन पे कर रही है तो दैट इज थायरोग्लॉसल सिस्ट। ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा एक यंग फीमेल है, ठीक है,
अब उसका पेनलेस मोबाइल ब्रेस्ट लंप है, पेनलेस मोबाइल ब्रेस्ट लंप। ठीक है, तो ये क्या है, फाइब्रोएडिनोमा। अल्ट्रासाउंड पे भी वो नॉर्मल फाइंडिंग देगा, यानी कोई मैलिग्नेंसी वाली वार्निंग साइन वगैरह कोई नहीं मेंशन होगा। ठीक है। अच्छा, एक्यूट एब्डोमेन, यानी पेनफुल टेंडर एब्डोमेन, रिजिड एब्डोमेन। ठीक है, प्लस शोल्डर टिप पेन। ये सिनेरियो आता होता है, बीटा HCG पॉजिटिव। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है एक टॉपिक, फिर साथ लिखा होता है रप्चर्ड एप्टॉपिक। तो याद रखिएगा, अगर शोल्डर टिप साथ मेंशन्ड है ना, तो इट द प्रेगनेंसी हैज रप्चर्ड। ठीक है, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आपकी रप्चर हो चुकी है। ठीक है, गायनी या सर्जरी या किसी एंगल से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। एक बच्चा है ठीक है, उसका रिड्यूसेबल हर्निया है, और रिड्यूस किस पे होता है, क्राइम पे। तो व्हाट इज दिस, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, यानी इंग्वाइनल रीजन का रिड्यूसेबल हर्निया है, क्राइम पे रिड्यूस होता है, तो दैट विल बी इनडायरेक्ट। ओल्ड एज में ज्यादातर डायरेक्ट होते हैं, और बच्चों में ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, बर्न का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है। अच्छा, बर्न में कौन सा फ्लूइड वगैरह देना है, वो भी मेरे चैनल पे ना बिल्कुल एक बड़ा डिटेल में लेक्चर पड़ा हुआ है, आईवी फ्लूइड्स पे, कि कब कौन सा फ्लूइड देना है विद MCQ प्रैक्टिस। अगर आपके पास टाइम हुआ तो वो देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आईवी फ्लूइड्स का बहुत डिटेल से आपको कराया हुआ है। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसको करने के बाद आईवी फ्लूइड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो जाया जाएगा। अच्छा जी, ए फिब प्लस जनरलाइज्ड abdominal पेन होगा मीजेंटेरिक इस्कीमिया। लेकिन ए फिब प्लस लोकलाइज्ड पेन, तो दैट विल बी, सिनेरियो पूरा भी पढ़िएगा, ये एक जस्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इस्कीमिक कोलाइटिस। इन दो को डिफरेंशिएटिंग के लिए है कि जो इस्कीमिक कोलाइटिस का पेन होता है वो यूजुअली लोकलाइज्ड होता है, और जो आपका मीजेंटेरिक इस्कीमिया का पेन होता है वो जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अपेंडिक्स हो गया। एनल केनाल में अब आपको पाइलोनेडल साइनस वगैरह का पता है। एनल फिशर में क्या देते हैं आप। एनल फिशर में आपने देनी है नाइट्रेट्स, टॉपिकल नाइट्रेट्स। ठीक है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं आपके। ठीक है, और अगर टॉपिकल नाइट्रेट्स प्लस लिग्नो के इनका आ जाए ऑप्शन, तो वो आपने कलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, बर्न की कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। एक पेशेंट है, उसका आर्म फ्रंट ऑफ चेस्ट,
इन्वॉल्व है बर्न से, तो ये कितने परसेंट होगा? बर्न की कैलकुलेशन और बर्न के फ्लूइड की कैलकुलेशन, ये दोनों दोनों ही आपको आनी चाहिए। 18% वाला ठीक है। ठीक है, ये भी आर्म और पूरा आर्म है, और फ्रंट ऑफ चेस्ट है सिर्फ। आर्म के लिए तो नहीं सिर्फ यूज किया गया ना कि एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ठीक है जी। अच्छा, एक पेशेंट को सिनेरियो आता है कॉलिकी पेन प्लस वॉमिटिंग प्लस माइनस बता देगा, करंट जेली स्टूल्स किस में होते हैं? इंटरसेप्शन, यस शाबाश। तो ये इंटरसेप्शन में होंगे, ठीक है। उसके अलावा चारकोट ट्राइड, फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। इसी में हाइपोटेंशन और कंफ्यूजन ऐड कर लें या सीएनएस साइंस ऐड कर लें, तो ये रेनॉल्ड पेंटार्ड बन जाता है। ठीक है। अ फीमेल विद ए लंप along border of sternocleidomastoid, क्या है ये? ब्रेकियल सिस्ट। ठीक है। ये लंप जो है ना यूजली स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के बॉर्डर के साथ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्प्लीनिक ट्रॉमा में उसने मेंशन किया है कि अभी साथ ही उसको पेन वर्सन हो गई है, ठीक है, और साथ में शॉक डेवलप कर लिया या बीपी सडन ड्रॉप हुआ है, तो ये स्प्लीनिक रप्चर को शो करेगी। यानी पहले इंजरी थी एंड देन रप्चर। ठीक है। अच्छा जी। एक है लोअर एब्डोमिनल पेन। ये आपने सिर्फ ये ना उधर भी इसी तरह इन साइंस को देखना है, इन पॉइंट्स को देखना है कि ये पॉइंट्स हैं तो क्या बन सकता है, ठीक है। प्लस फीवर प्लस सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। अब ये क्या है? दिस इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगी आपकी। अच्छा, अगर वो दे दे आपको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस अल्ट्रासाउंड पे थिक वॉल्ड जीबी, या साथ में कह दे के पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, तो ये क्या होगा? प्लस हिस्ट्री ऑफ गाल स्टोन्स इन फैमिली या पेशेंट की अपनी दे देगा, तो कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है। ऑलमोस्ट देखें आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, यही चीजें आनी है उधर भी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अच्छा जी, एक रैपिडली एनलार्जिंग ब्रेस्ट मैस है। ठीक है। लोबुलेटेड मैस है। और फर्म है, और ये स्ट्रेच कर रहा है स्किन को।
तो ये क्या होगा? और फिक्सेशन नहीं है, विदाउट फिक्सेशन। दिस इज फ्लॉइडीज ट्यूमर। हाँ जी, शाबाश। फ्लॉइडीज ट्यूमर। ठीक है। इसी में से आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अ 50 ईयर अल्कोहलिक। ठीक है। विद सिवियर एब्डोमिनल पेन प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या है ये? सिवियरिटी ज्यादा है। ठीक है। तो दिस इज मीजेंटेरिक इस्कीमिया। एब्डोमिनल पेन पूरे की पूरी, उसने कोई स्पेसिफिक लोकलाइज पॉइंट नहीं बताया। ठीक है। अच्छा जी। जो लेफ्ट साइडेड मैस है ना आपका कॉलन का, कॉलन सी है लेफ्ट साइडेड, वो यूजली प्रेजेंट करता है ब्लीड या कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। और जो राइट साइड, या वेट लॉस भी हो सकता है साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है यानी एडिशनल। और राइट साइडेड जो है ना, यूजली सीकम का होता है। और ये प्रेजेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। ये याद रखिएगा। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ होता है तो राइट साइडेड मैस की हिस्ट्री देके, ठीक है, साथ आपको फटीग की हिस्ट्री दे देगा, पैलर की हिस्ट्री दे देगा। और हो सकता है वो कहे कि फीकल अकल्ट ब्लड करा लो। ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लीड जो है वो लॉस हो रहा होता है, ब्लड का लॉस हो रहा होता है स्टूल के साथ। ठीक है। तो दैट इज फीकल ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट यानी छुपा हुआ, यानी छुपे हुए तरीके से ब्लड का लॉस चल रहा होता है, आपको नहीं पता लग रहा होता, पेशेंट को नहीं पता लग रहा होता। ठीक है। अच्छा। अब इरेड्यूसिबल स्वेलिंग है ग्रॉइन में, प्लस पेन है, डेवलप कर लिए पेन, और अब साथ उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो दैट क्लियरली शोज के ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड ड्यू टू हर्निया हैज स्ट्रैंगुलेटेड। ठीक है। हर्निया हैज स्ट्रैंगुलेटेड। अच्छा, एक पेयर ब्रेस्ट लंप के साथ पीओडी ऑरेंज स्किन का होता है। ठीक है। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है। अच्छा जी। एपिगैस्ट्रिक पेन। improves with leaning forward। क्या है ये? एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक भी चलें कर देते हैं। improves with leaning forward। तो ये एक पैंक्रियाटाइटिस।
अब इसका मैंने आपको बता दिया पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, वो इससे आपको कह दे कि विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, तो कुछ भी बता सकते हैं ना आगे, तो एसोसिएटेड चीजें आपने फिर करनी होती हैं। जो चेस्ट में आपकी पेन होती है और वो लीनिंग फॉरवर्ड से बेहतर होती है, वो कौन सी है? प्लूराइटिस, ठीक है, उसकी पेन है। और जो एब्डोमेन में ये है इसकी, ये पैंक्रियाटाइटिस होगी, जो लीनिंग फॉरवर्ड से इंप्रूव हो रही है। अब टिपिकल एक ट्राइड डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैंक मैस, पेन और हीमाचूरिया। आरसीसी। अब आरसीसी का कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं किया जाता, साथ वो हो सकता है एरिथ्रोपोइटिन से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ ले। ठीक है, साथ आपको हो सकता है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आपको सवाल आ सकता होता है। ठीक है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है आपको और डेवलप हुई है एक्यूटली, और कॉफी बीन साइन है या ओमेगा साइन, ये अगर वो मेंशन कर रहा है तो क्या होगा? सिग्मोइड वॉल्वुलस। ठीक है, ये याद रखिए। थंबप्रिंट साइन में किस में होगा? इस्कीमिक कोलाइटिस में। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगी, ब्लडी डायरिया होगा, ब्लडी डायरिया प्लस थंबप्रिंट साइन अगर हो तो इस्कीमिक कोलाइटिस का सोचें जरूर। बाकी आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि उसने पूछा हुआ क्या है। ठीक है। ओल्ड एज में अगर अल्टर्ड बॉवल हैबिट की हिस्ट्री आ गई है ना, तो दिस इज कॉलन कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। आपने ओल्ड एज में, अगर ओल्ड एज में उसने आपको बताया है कि कोई मैस पड़ा हुआ है लेफ्ट कॉलम में या कोई इस तरह की बात की हुई है, तो आपने पहले बिनाइन लीजन नहीं सोचना, पहले आपने यही मेलिग्नेंसी और ये चीजें सोचनी है। ठीक है। अच्छा, कहीं भी यूजली ये एक एज ए रूल ऑफ थंब समझ लें, हार्ड और फिक्स मैस है ना अगर, तो पहले उसमें मेलिग्नेंसी सोचिएगा। मतलब नेक में है, सर्वाइकल में है, कहीं भी है, हार्ड और फिक्स है, तो ये यूजली इस तरह का मैस जो होता है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद द मेलिग्नेंसी। ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है पेनलेस हीमाचूरिया किसमें होता है? पेनलेस हीमाचूरिया प्लस पेपिलरी ट्यूमर है, तो ये क्या है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अगर उसने साथ में शिस्टोसोमा हीमाटोबियम को मेंशन कर दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? स्क्वेमस सेल को लगाएंगे, फिर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा।
ठीक है। अच्छा जी, लेफ्ट लोअर कॉलन मैस, सॉरी लेफ्ट लोअर कॉलन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन प्लस फीवर प्लस इंक्रीज टीएलसी, सीटी पे क्या है, बॉवल वॉल थिकनिंग। अब ये क्या है, दिस इज डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सर्जरी के। पार्कलैंड फार्मूला से फ्लूइड कैलकुलेशन लाजमी अच्छे से करिएगा। ठीक है। चेस्ट पेन रेडिएट्स टू बैक, शार्प पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास, दिस इज ए। ठीक है, लेकिन अगर साथ हाइपोटेंशन है तो दिस इज रप्चर, यानी क्या हो गया, रप्चर हो गई है। ठीक, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। टॉक में साथ अगर मेंशन्ड है तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का रप्चर हो गया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिहाज से, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ट्यूमर्स वगैरह। ठीक है। एक आता है वेजाइको यूरेटेरिक रिफ्लक्स। क्या होता है, रिकरेंट यूटीआईज होती हैं। रिकरेंट यूटीआई, उसके अलावा डिक्रीज यूरिनरी स्ट्रीम, और क्या होता है, डिसयूरिया। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ये आपका ब्लैडर पड़ा है, ये दो आपके दोनों तरफ से यूरेटर आया है। वैसे आपका जो है ना, जब इंट्रा ब्लैडर का प्रेशर, तो वो इसको इधर कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ये जो इसका मसल है ना ब्लैडर का, तो वो एक वन वेल्व इफेक्ट होता है, तो वापस जा नहीं सकता यूरिन। ठीक है। लेकिन इसमें ये डिफेक्ट होता है कि यूजली रिफ्लक्स होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, यानी यूरिनेशन के दौरान सारी ये आपकी स्ट्रीम को देखा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन स्टूल्स। यार ये डिपेंड करता है कॉज पे। अब वैसे जो कॉमन कॉजेज हैं आपके, वो हेमरॉइड्स एंड फिशर्स हैं। अच्छा, आपने वो एडिट कर दी मेरे ख्याल में। ठीक है, हेमरॉइड्स हैं, हेमरॉइड और फिशर ये कॉमन बीमारी है ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हेमरॉइड्स का कहेंगे। उसके बाद आपका दूसरा जवाब जो बनेगा इसमें, वो फिशर्स बनेगा।
ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पे डाइवर्टिकुलर, क्योंकि डाइवर्टिकुलर डिजीज जो होती है ना, डाइवर्टिकुलोसिस होता है बहुत लोगों में। ठीक है। लेकिन ब्लीड सारे नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो ज्यादा जो प्रिवेलेंट है, दैट इज हेमरॉइड्स। अच्छा जी, हॉर्स शू किडनी के लिए क्या करते हैं आप? सर्जरी कौन सी है हॉर्स शू किडनी की? रीपोजिशनिंग सर्जरी होती है। ठीक है। यू विल डू रीपोजिशनिंग। ज्यादातर चीजें तो होगी हैं। अच्छा, स्टोन वाला करा देता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन स्टोन्स कौन से हैं? ये रीनल स्टोन्स की, यूरेटेरिक स्टोन्स की बात हो रही है। कैल्शियम ऑक्सलेट, शाबाश। ठीक है। इरेगुलर शेप होती है और शार्प प्रोजेक्शंस होती हैं इनकी। ठीक है, ताकि अगर आपको आ जाए तो। कैल्शियम ऑक्सलेट किस कंडीशन में बनते हैं? इडियोपैथिक, हेरिडिटरी, हाइपरकैल्सीमिया। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसका? थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही कॉज होते हैं 85% केसेस में। ठीक है, दीज आर दी मोस्ट कॉमन। और सूडोमोनास के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? हाँ जी, शाबाश। ठीक है। ये जो आपके बाकी इन्फेक्शंस है ना, स्टेफोरियस, प्रोटियस, ठीक है, तो ये सारे ट्रिपल फॉस्फेट टू वाइट स्टोन्स वगैरह जो है ना, हाँ जी, इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। अच्छा, आपके यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं ना, दे आर रेडियो लूसेंट। ठीक है। और सिस्टीन स्टोन्स जो होते हैं, दे आर सेमी ओपेक। अच्छा, आपने कंट्रास्ट दिया, उसके कितनी देर बाद रीनल डैमेज होगा? ठीक है। और प्रिवेंशन क्या है इसकी, कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी की? बिफोर एंड आफ्टर आईवी फ्लूइड्स। नॉर्मल सलाइन देते हैं यूजली। ठीक है। बिफोर भी और बाद में भी। ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस?
इक्वलाइज, शाबाश। अच्छा जी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का भी सवाल आ सकता होता है। अर्ज अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आप एंटी मस्क्रीनिक्स देंगे, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताएंगे। अदरवाइज आप डायलॉक्सिटीन वगैरह और ये मीरा बैकग्राउंड वगैरह और इस तरह की चीजें दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आप देंगे पहले बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, पेल्विक एक्सरसाइजेस। अगर ये मैयर्स फेल होंगे तो फिर आप डायलॉक्सिटीन देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो वेरिकोसील है यूजली और बैग ऑफ वर्म्स वगैरह, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे क्यों होती है? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी ज्यादातर केसेस में जो लेफ्ट रीनल, यस, लेफ्ट आपकी जो टेस्टिकुलर वेन है ना, वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में और वहां से वो आईवीसी में जाती है। तो वहां पे वो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है ना आपके लेफ्ट रीनल वेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उस वजह से भी आपका ये हो सकता होता है, ठीक है। उसके अलावा रीनल कार्सिनोमा वगैरह में एक कॉज है, वो भी कॉज है, ठीक है। राइट टेस्टिकुलर वेन जो है ना वो डायरेक्टली आपके आईवीसी में ड्रेन करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये फिर बाकी वो एनाटमी जरा देख लीजिएगा, स्पर्मेटिक फेशिया और वो जो सारी है ना उसमें लेयर्स ऑफ हाइड्रोसील के लिए, ठीक है, वो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा थायराइड में फॉलिकुलर एडिनोमा वर्सेस कार्सिनोमा, तो इसके लिए एफएनएसी नहीं होती, इसके लिए एक्सीजन बायोप्सी होती है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई? हाँ ठीक है। समोमा बॉडीज आपके किस किस केस में होती हैं? पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में, ओवेरियन कार्सिनोमा में, मेनिंजियोमा में और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, ठीक है। समोमा बॉडीज हैशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ क्या एसोसिएटेड है? लिम्फोमा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें तो हमने कवर की हैं आज, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ आपको मैं, जब अभी आपका 15 को आप मॉक टेस्ट भी दीजिएगा लाजमी, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। और अच्छे एमसीक्यूज मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि आपको मैं 15 को इंशाल्लाह मॉक टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और उसकी 15 को ही या फिर नेक्स्ट डे 16 को हम डिस्कशन कर लेंगे उस पर, ठीक है। ठीक है जी, ये आज आपकी सर्जरी रिवाइज होगी है, कल माइनर्स की बारी है, ईएनटी, आई और गायनी, ठीक है। अच्छा बच्चे, एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है? देखो, एग्जाम स्ट्रेस जो है ना, इट इज अ नेचुरल थिंग, ये याद रखना, ठीक है। वो हर बंदे पे आना है। एक पहले कैप्लान लेक्चर्स के लिए ना कैप्लान की वीडियोस होती थी मेडिसिन की, अब तो नए उसमें उन्होंने बंदे रख लिए ना। तो कैप्लान मेडिसिन पहले पढ़ाता था कुनार्ड फिशर हमारे टाइम पे, जब हम
कैप्लान मेडिसिन करते होते थे अपने टाइम पे, डेविडसन पढ़ते थे और कैप्लान की वीडियोस देखते थे। तो वो बंदा कहता है कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है ना मुझे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो स्किज़ोफ्रेनिक है, कोई साइकोटिक डिजीज है उसको। तो इसका मतलब है ये नेचुरल है। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी चीज ये है बच्चे कि आपने ना, ये एक एड्रीनलिन रश होती है 45 मिनट्स पहले या 1 आवर पहले ना, अगर आपका माशाल्लाह बीपी वगैरह ठीक रहता है, आप एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप 10 mg की बड़ी वो माइल्ड सी डोज होती है, इंड्रॉल ले लें। इट विल आल्सो हेल्प यू इन कोपिंग द स्ट्रेस। ठीक है। एंड्रॉल ये एंजियोलिटिक भी है, बीट हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है, एंजियोलिटिक भी है। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं कि एक दफा अपना ठंडा सुकून की आह भरें जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको मुश्किल लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन पे मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम ज्यादा ना लगाएं। जो आपको आते हैं पहले वो सीरीज कंप्लीट करें। सबसे पहले उनको काउंटिंग कर लें कि आपके कितने तक ठीक हो गए, जो 100% आपको श्योर आते हैं। ठीक है। हल्का सा मार्क्स, मिसाल के तौर पे आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, तो एक टेंटेटिव सा मार्क उस पर लगा दें कि अगर मुझे जल्दी में बाद में लगाना पड़ा सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं कौन सा लगाऊंगा। ठीक है, ताकि नियरेस्ट ऑप्शन का आपको याद हो, दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो एक तो ये सीरीज है कि पहले वो कंप्लीट करें जो आपको 100% ठीक आते हैं। उसके बाद तसल्ली से टाइम दें उन एमसीक्यूज को जो आपको परेशान कर रही हैं। इजी होके बैठे हैं आप सिर्फ। अब देखें, बातें हम लोग कह सकते हैं, उधर आपने ही हैंडल करना है। आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। पर रिजल्ट ओरिएंटेड ना सोचें। अच्छा, दूसरा एक ये टेक्निक इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को 100 110 100 तक एमसीक्यूज आते होते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं बनता होता। तो जब आपके 100 एमसीक्यूज पहली अटेम्प्ट में आप ठीक कर चुके होंगे ना, बिल्कुल 100% जो आपको आते होंगे, तो फिर जो थोड़े से रह जाएंगे ना 100 में से, आप तो आपने थोड़े से स्कोर करना होगा, जाहिर बात है। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट में आप मिसिंग एमसीक्यूज कर रहे होंगे ना, आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, यार इतने तो मेरे तुक्के भी ठीक हो गए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस इस तरह से भी रिलीज हो जाता है। और ये स्ट्रेस की गेम जो होती है ना, यूजुअली दो टाइमिंग्स पे ज्यादा होती है। एक जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, और एक तब जब एग्जाम बिल्कुल खत्म होने वाला होता है आखिरी आधे घंटे में। तो इन 2 घंटों में कोशिश करें कि, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सबसे पहले आसान वाले जो एमसीक्यूज आपको ठीक ठीक आते हैं बस वो लगाएं और अगले पे शिफ्ट होते जाएं। अगर कोई मुश्किल लग रहा है अगले एमसीक्यू पे आप शिफ्ट हो जाएं, ताकि एंड पे वो आप कर रहे होंगे जो आपके रहते होंगे, ज्यादातर आपने किए हुए होंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। एक यही थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं, बाकी कॉन्फिडेंट रहें। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट को याद करना है और अप्लाई करना है। देखिए बच्चे, अगर आपके याद होते हुए पॉइंट जो इस वक्त मैंने बताए हैं मिसाल के तौर पे पिन पॉइंट पॉइंट्स हैं, और उस तरह का सीधा सीधा एमसीक्यू आ जाता है, और अगर वो भी आप स्ट्रेस में आके छोड़ आते हैं, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे होंगे ना। ठीक है। तो आप सोचें कि यार हाँ, ये 3 4 पॉइंट्स तो इस चीज के हैं। आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, ऑप्शन पढ़ने से पहले आप अपने जहन में डीडीज ले आए कि अच्छा ये इसकी बात कर रहा होगा। फिर जब आप उसका नीचे देखेंगे एमसीक्यूज में आंसर, तो आपको पता लग जाएगा कि यार अच्छा ये तो मैं सोच चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे इधर मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, मैंने अभी पूछे हैं ना आपसे काफी सारे, कि लेफ्ट कॉलम का मैस होगा और ये होगा, ये होगा, एज ये होगी तो क्या होगा। तो आप मुझे यहाँ जवाब दे रहे हैं। इसी तरह आप ऑप्शन पढ़ने से पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के अपने जहन में एक आंसर सोच लें। ये विद इन सेकेंड्स की गेम होती है, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में सोच लें, फिर ऑप्शन देखें। जब आपका जो सोच लिया हुआ है आपने, वही ऑप्शन आपको उधर नजर आएगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इधर मैं आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर रहा था, आप ठीक जवाब दे रहे थे तो मैं कह रहा था शाबाश बच्चे, गुड, ये वो इस तरह की बातें मैं कर रहा था ना आपसे। ठीक है, तो यही आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उधर इनडायरेक्टली बूस्ट हो जाएगा। यार बच्चे, सब्जेक्ट मेरे ख्याल में तो जो आपको बेहतर आता है, जिस पे आपकी अच्छी कमांड है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली, मैं समझता हूँ कि शायद मेडिसिन पे आपकी अच्छी कमांड होगी। तो आप मेडिसिन पे स्टार्ट करें, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं और कॉमन चीज़ें ही आ रही होती हैं। ठीक है। मेडिसिन से स्टार्ट करें, आपका मेजर सब्जेक्ट भी वही है, तो मेजर से ही स्टार्ट करें, और वो फिर या बीच में वो सब्जेक्ट्स पे चले जाएं जो आपको अच्छे आते हैं। और जो आपको तंग कर रहा है सब्जेक्ट, उससे थोड़ा आगे मूव कर जाए। एनाटमी और सर्जरी मिसाल के तौर पे आपको एनाटमी तंग कर रही है,
वो है भी रट्टा। बायोकेम आपने शुरू कर लिया, तंग कर रही है, तो अगले पे शिफ्ट हो जाएं, उसको एंड पे देखें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको बीपी शीपी ठीक रहता है, अच्छी तरह नींद पूरी करके जाएं। देखें अगर आपका जितनी भी 6 माह 5 माह आपने तैयारी की है ना, तो 2 घंटे और अगर अपनी नींद खराब कर लेंगे ना, तो कोई डिफरेंस नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वो 2 घंटे आप नींद को यूटिलाइज करें, जितना अच्छी नींद लेके जाएंगे अगले दिन उतना अच्छा सोच सकेंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। एग्जाम वाले दिन आपने रात को 9 बजे सो जाना है, सुबह बेशक, अब आपको डिपेंड करता है वो आपको किस टाइम पे उन्होंने बुलाया हुआ है, उस लिहाज से मतलब मेरा कहने का मतलब है इजी हो के सुबह उठें, 8-9 घंटे की नींद पूरी करके उठें, नाश्ता प्रॉपर करके जाएं, और छोटी छोटी वो चॉकलेट्स या टॉफीज लेके जाएं। उससे भी काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो उसको ग्लूकोज चाहिए होती है, ये उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब आप टॉफ़ी वगैरह लेते हैं, साथ पानी वगैरह लेके जाएं, जब वो पियेंगे तो आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और वो खुद से बेहतर काम करना शुरू कर देता है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत बहुत करम करे आप लोगों पे। कल हम माइनर्स को देख लेंगे, गायनी, ईएनटी, आई, ये कल हम देखेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, आपकी रोल नंबर स्लिप्स भी आना शुरू हो गई हैं, तो बहुत बहुत प्रेयर्स हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।